मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे पाकिस्तान अहमद मसूद को मारना चाहता है। अहमद मसूद की हत्या चाहता है पाकिस्तान ने बाकायदा पूरा प्लान बनाया था अहमद मसूद को मारने का, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि पंजशीर में अहमद मसूद जिंदा रहे, क्योंकि पाकिस्तान को डर और खौफ है कि तालिबान जो उसकी कठपुतली है वो अफगानिस्तान पर राज कैसे करेगी जब तक मसूद की चुनौती तालिबान के सामने रहेगी। जरा रिपोर्ट देखिए। मसूद को मारना चाहता है पाकिस्तान। साले के मर्डर की नापाक साजिश। पंजशीर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाप। तालिबान का दोस्त पाकिस्तान अहमद मसूद को मारने के प्लान से पंजशीर में घुसा था। पाकिस्तान मसूद के साथ ही अमरुल्लाह साले को भी मौत के घाट उतारना चाहता है। तालिबान के यार इमरान और बाजवा मसूद और साले को पंजशीर में मारकर पंजशीर पर तालिबान का कब्जा कराना चाहते हैं। पाकिस्तान तालिबान के बहाने एक ऐसी खूंखार साजिश रच रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी, लेकिन पंजशीर में पाकिस्तान का यह बड़ा पाप अब बेनकाब हो चुका है। और आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान ने मसूद को मारने का प्लान बनाया। क्या है पाकिस्तान का प्लान? तो पाकिस्तान ने पूरा प्लान बनाया था जो बेनकाब हो गया। अब यह साफ हो चुका है कि पंजशीर में पाकिस्तान ने अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की हत्या की पूरी साजिश रची थी, लेकिन उससे पहले कि वो कामयाब हो पाता, पंजशीर के शेरों ने उसे वहां से दौड़ा दिया, खदेड़ दिया। आपको बताते हैं कि अहमद मसूद को मारने के लिए क्या किया पाकिस्तान ने। मसूद की हत्या के लिए बाकायदा पाकिस्तान ने सेना भेजी। जी हां, न सिर्फ सेना भेजी बल्कि 5 अगस्त की रात को अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले को मारने के लिए ही पूरा प्लान बनाया था। इनकी हत्या का प्लान था 5 अगस्त को। इसे मूव करेंगे जल्दी से। ड्रोन से मसूद के ठिकानों पर बाकायदा पहले एयर स्ट्राइक की गई, यानी जो ड्रोन 5 अगस्त की रात को पंजशीर के अंदर चल रहे थे वो बाकायदा मसूद को टारगेट करने के लिए थे। पकड़ने के लिए बाकायदा 2 बटालियन SSG बटालियन पाकिस्तान ने भेजी थी कि अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद को पकड़ा जा सके। टारगेट करने के लिए लड़ाकू विमान भी भेजे थे पाकिस्तान ने, और इन लड़ाकू विमानों ने मसूद को तो टारगेट नहीं कर पाए, लेकिन मसूद के करीबी से मूव करेंगे। मसूद के करीबी फहीम दश्ती को हमले में मार डाला इन हेलीकॉप्टर्स ने। पंजशीर में पाकिस्तानी सेना पिट गई, और न सिर्फ पिटी, अहमद मसूद पंजशीर में ही मौजूद हैं। यह मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं कि बाकायदा रिपब्लिक के साथ बातचीत में अहमद मसूद के दफ्तर ने बात कही है कि अहमद मसूद पंजशीर में है, अहमद मसूद पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और इसे मूव करेंगे। अज्ञात स्थान पर फिलहाल मसूद मौजूद हैं, यानी जिस जगह पर है वो जगह डिस्क्लोज नहीं की है पंजशीर और NRF ने। अहमद मसूद सुरक्षित हैं। अहमद मसूद साले की हत्या पाकिस्तान कराना चाहता था। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर पाकिस्तान क्यों अहमद मसूद की हत्या कराना चाहता है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है पाकिस्तान का। जल्दी से ग्राफिक्स देंगे। यहां पर पाकिस्तान ने आखिर क्यों अहमद मसूद की हत्या का प्लान बनाया। पहली वजह, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा चाहता है पाकिस्तान। मसूद तालिबान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है पाकिस्तान, इसीलिए मसूद को हटाना चाहता है।
मसूद की हत्या के बाद पंजशीर पर तालिबान का कब्जा होगा, एक छत्र राज होगा। मसूद के रहते तालिबान के खिलाफ विद्रोह की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि मसूद रहेंगे तो अफगानिस्तान में विद्रोह की आवाज बुलंद होती रहेगी। मसूद के खात्मे के बाद ही अफगानिस्तान पर तालिबानी हुकूमत हो सकती है, और पाकिस्तान इसी कोशिश में, इसी साजिश में पहले दिन से लगा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान की इसी साजिश पर बाकायदा अमेरिका एक्शन चाहता है। पाकिस्तान जिस तरह अफगानिस्तान में घुसकर पंजशीर पर हमला कर रहा था, इस पर अमेरिका के सीनेटर ने कहा है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर अब कार्रवाई की जाए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या अमेरिका कार्रवाई करेगा। एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान साले और मसूद को मारना चाहता है, और इसके लिए बड़ी साजिश भी पाकिस्तान ने रची है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। हालत यह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई और प्रतिबंध की मांग होने लगी है। हाल ही में आपको बताएं, पंजशीर में तालिबान के कब्जे के लिए पाकिस्तान के हवाई हमलों को लेकर अमेरिकी सांसद ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, यह अमेरिकी सांसद एडम किसिंगर हैं। एडम किसिंगर ने कहा है कि तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान लंबे समय से इनकी मदद कर रहा है। इसके सबूत अब सीधे तौर पर सामने आने लगे हैं। अमेरिकी सांसद ने मांग की है कि अमेरिका पाकिस्तान की सभी तरह की सहायता पर रोक लगाए। ये सांसद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सभी सहायता रोक दी जाए। यही नहीं, पाकिस्तान पर प्रतिबंध भी लगाया जाए, बैन लगाए जाए। पाकिस्तान का सालों का झूठ अब सामने आ गया है। उसने तालिबान को बनाया ही नहीं, उसकी पूरी तरह से सुरक्षा भी की है, यह कहना है अमेरिकी सीनेटर का। पंजशीर के लड़ाकों की मदद और तालिबान से दोस्ती पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल पैदा करने वाली है, क्योंकि एक तरफ दुनिया तालिबान के खिलाफ खड़ी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी विरोध होने लगा है। अमेरिकी सांसद से पहले ईरान पाकिस्तान पर सख्त रुख अपना चुका है। पंजशीर में पाकिस्तानी वायुसेना के ड्रोन हमलों को लेकर ईरान भड़क गया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पंजशीर में पाकिस्तानी हमलों की सख्त निंदा की थी। ईरान का यहां तक कहना है कि पंजशीर में जो हमले हुए वो निंदनीय हैं, और इस तरह किसी भी बाहरी ताकत का हमला किया जाना पूरी तरह गलत है। इसकी बाकायदा जांच की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि पाकिस्तान को ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कड़ी चेतावनी दी है। अहमदीनेजाद ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो किया वो भविष्य में उसका पीछा करता रहेगा, और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान को सत्ता सौंपना साजिश है जो पश्चिमी देशों ने रची है, और इसका खामियाजा हिंदुस्तान, ईरान, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों को उठाना होगा। तो ये बड़ी चीज ये है, आपको बताया पाकिस्तान अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की मौत का प्लान बना रहा है, तो दूसरी तरफ आपको बताएं साले और मसूद की सलामती की खबरें भी आ रही हैं। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान ने मसूद को मारने का प्लान बनाया, लेकिन मसूद बिल्कुल सही सलामत और सुरक्षित हैं। ये किस बिना पर मैं कह रहा हूं, ये तस्वीर देखिए जरा। ये है फ्रांस के पत्रकार बर्नार्ड हेनरी लेवी, और ये है अहमद मसूद। फ्रांस के पत्रकार का कहना है कि अहमद मसूद बिल्कुल ठीक है। ये बेशक उनसे फोन पर बात की है फ्रांस के पत्रकार ने। क्या बात हुई फोन से अहमद मसूद से, आइए आपको ये बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान कितना ही प्लान क्यों ना रच ले अहमद मसूद को मारने का, लेकिन हकीकत जुदा है। एक तरफ पाकिस्तान अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की मौत का प्लान बना रहा है, तो दूसरी तरफ साले और मसूद की सलामती की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन खबरों को और पुख्ता कर दिया है फ्रांस के जाने माने पत्रकार बर्नार्ड हेनरी ने, जिन्होंने यह दावा किया है कि फिलहाल उनकी हाल में बात हुई अहमद मसूद से। फोन पर पत्रकार ने अहमद मसूद से बात की। बर्नार्ड हेनरी के मुताबिक अहमद मसूद पूरी तरह से सुरक्षित हैं और तालिबान के खिलाफ जंग में डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं। फ्रांसीसी पत्रकार बर्नार्ड हेनरी के मुताबिक मसूद पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वो तालिबान से जंग लड़ रहे हैं। हेनरी ने यह बताया है कि पंजशीर में तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। हालांकि तालिबान पंजशीर घाटी यानी निचले इलाकों पर तालिबान मौजूद है और पंजशीर के लड़ाके पंजशीर के पहाड़ों पर कब्जा किए हुए हैं। ये एक बड़ी खबर और अच्छी खबर है। आइए बात करते हैं पंजशीर की। आप सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर पंजशीर में क्या हो रहा है।
कहां तक तालिबान मौजूद है और कहां पर अभी मसूद के लड़ाके। तो मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा कि इस वक्त पंजशीर में कहां कहां जंग चल रही है। ये मैं आपको अफगानिस्तान का नक्शा दिखा रहा हूं। पंजशीर में जंग चल रही है। ख्वाक पास में आप देख रहे हैं, ख्वाक पास में जंग चल रही है। ये जो दो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन दो जगहों पर फिलहाल युद्ध चल रहा है, यानी एनआरएफ और तालिबान के बीच। लेकिन मैं आपको बताऊं अपडेट क्या है। फिलहाल पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी है। एक तरफ तालिबान है जो किसी भी कीमत पर पंजशीर पर कब्जा चाहता है, तो दूसरी तरफ पंजशीर के शेर और नॉर्दर्न अलायंस की सेना है जो किसी भी कीमत पर तालिबान के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आपको बताएं कि हालात नाजुक हैं और दोनों तरफ से जंग जारी है। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है। तालिबानी हालांकि पंजशीर के निचले इलाकों में घुस गया है और पंजशीर के शेर पहाड़ों की चोटियों पर डटे हैं और वहीं से तालिबानी आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। आपको बताऊं कि पंजशीर को लेकर एनआरएफ यानी नॉर्दर्न अलायंस ने बड़ा दावा भी किया है। एनआरएफ के मुताबिक पंजशीर के 60% इलाके पर भी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी पंजशीर के शेरों का ही कब्जा है। तालिबान जानबूझकर प्रोपेगेंडा के तहत निचले इलाकों में सड़क के किनारे तालिबानी झंडा लहराकर गलत संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर जो पंजशीर के लड़ाकों की सामने आई है। तालिबान कह रहा है पंजशीर के लड़ाकों को भगा दिया, लेकिन ये देखिए तस्वीर, ये है मसूद के लड़ाके मुनीब अमीरी, खालिद अमीरी। ये दोनों भाई हैं जो इस वक्त पंजशीर में मौजूद हैं। साले रेजिस्तानी जिनका नाम आपने सुना होगा जो मसूद के लिए लड़ रहे हैं, और अगले हैं हामिद सैफी। तो ये 4 लड़ाकों को आप देख रहे हैं जो अभी जिंदा हैं। तालिबान कह रहा था कि मसूद के कई लड़ाके मारे गए, लेकिन ये कमांडर सब अभी इस दुनिया में है, पंजशीर में मौजूद हैं और तालिबान से लोहा ले रहे हैं। आइए एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत से बात की। रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिवली इनको सुनवाने जा रहा है। ये मसूद के लड़ाके क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़्ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनक वलिया वजअल लना मिन लदुनक नसीरा। मर्दम अफ़गानिस्तान, मुजाहिदान, मुक़ावमतगरान, ख़्वाहरान, बिरादरान, मादरान, जवानान, खुदकान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुमा मेदानिद कि तालिबान इन गुरोह मुतअस्सिब, सितमगर व मुतजाविज़ बर अमनतरीन विलायत अफ़गानिस्तान यानी पंजशीर तजावुज़ करदान व फ़ज़ाई वहशत व कुश्तार व बेरहमी बरी वलायत मुसलत साख्तान। इमरोज़ पंजशीर क़ल्ब अफ़गानिस्तान است و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم افغانستان که بارت از صلح و یک حکومت عادل است دفاع می کند. باید به طالبان و همه کسانی که طرفدار اونا هستند بگویم که وارد شدن طالبان در और आइए अब आपको दिखाते हैं तालिबान कर क्या रहा है। दरअसल तालिबान जब पंजशीर में घुसा तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है अहमद शाह मसूद की मजार की तस्वीरें। अहमद शाह मसूद यानी अहमद मसूद के पिता, उनकी आज 20वीं बरसी है। आज ही के दिन उनकी हत्या की गई थी 9/11 से 2 दिन पहले। अहमद मसूद को आप देख रहे हैं, पिता की कब्र पर गए थे अहमद मसूद। और इसी जगह की दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी जगह तालिबानी आतंकी पहुंचे, वो तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए उसी मजार की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां उनकी कब्र मौजूद है। वहां ये तालिबानी आतंकी घुस गए, लेकिन तालिबानी गए तो आखिर क्या करेंगे? तोड़फोड़, बर्बादी। दूसरी तस्वीर मैं दिखाता हूं, अहमद शाह मसूद की कब्र पर जाकर भी तालिबानियों ने तोड़फोड़ की है। देखिए तस्वीरें जरा, ये अंदर मजार की तस्वीरें हैं, अंदर जाकर मजार को नुकसान पहुंचाया है। ये है तालिबान का असली चेहरा जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। अहमद मसूद वहां कुछ दिन पहले गए थे। आइए अब मैं खबरों में आगे बढ़ता हूं और अब आपको बताने जा रहा हूं कि तालिबान की सरकार जो अफगानिस्तान में आई है, हिंदुस्तान के लिए फिक्र की बात क्यों है। उसके पीछे वजह है जो हाईजैकर, कंधार हाईजैकर जो था,
उसका बेटा अफगानिस्तान में रक्षा मंत्री बन गया है। ये कंधार कांड की तस्वीरें तो आपको याद होंगी, कल भी मैंने आपको दिखाया था। आज दिखाने का मकसद ये है कि इसी कंधार कांड का मास्टरमाइंड जो था वो अफगानिस्तान में रक्षा मंत्री बन गया, डिफेंस मिनिस्टर। ये भारत के लिए खतरे की बात है। ये प्लेन खड़ा था, ये देखिए सब तालिबानी आतंकियों को आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपके लिए निकाल के लाए, ये देख रहे हैं आप, ये है मुल्ला उमर। मुल्ला उमर का बेटा दरअसल अब अफगानिस्तान में डिफेंस मिनिस्ट्री संभालेगा, रक्षा मंत्रालय देखेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा देखिए मुल्ला उमर का बेटा है कौन और प्लेन हाईजैक करने वाला शख्स है कौन, हिंदुस्तान के लिए क्यों चिंता की बात है। और साथ ही आपको मिलवाएंगे इस जहाज के पायलट से भी, जहाज का पायलट क्या कह रहा है बताएंगे। अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री है मुल्ला याकूब, यानी मुल्ला उमर का बेटा है रक्षा मंत्री। तालिबान के आतंकी कनेक्शन का सरगना है याकूब और मुल्ला याकूब का पिता है विमान हाईजैक में शामिल था, यानी मुल्ला उमर। भारतीय विमान अगवा करने की साजिश में संलिप्तता थी पूरी तरह से, उसका मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। आपको बताऊं मुल्ला याकूब कौन है। 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान अगवा हुआ था, आपको याद होगा। 1999 में बहुत से लोग बहुत छोटे थे उस दौरान। इसके आगे मूव करेंगे इसे। 99 में विमान अगवा हुआ, काठमांडू से दुबई होते हुए कंधार में यह विमान उतरा था उस वक्त, और साथियों को छुड़ाने के लिए आतंकियों ने अगवा किया था इस विमान को। लेकिन आइए आपको बताने जा रहा हूं मैं कि याकूब है कौन। ये देखिए जरा, फास्ट चलाएंगे जल्दी से। मुल्ला उमर का बेटा है मुल्ला याकूब और तालिबान का संस्थापक था। मुल्ला उमर पाक के रक्षा समर्थक से रक्षा मंत्री बन चुका है इस वक्त, और याकूब को पाकिस्तान के आईएसआई का समर्थन हासिल है। लश्कर और जैश, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लश्कर और जैश का करीबी है मुल्ला याकूब। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर भारत के लिए खतरे की बात क्या है, और वो जो विमान जो हाईजैक हुआ था उसका पायलट आज क्या कह रहा है तालिबान के बारे में। अब कहने को कुछ नहीं रह जाता है, तस्वीर साफ है, और इसलिए दुनिया इस बात से चिंतित है कि अफगानिस्तान में सब कुछ वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था। तालिबान में कोई बदलाव नहीं आया, उसकी सोच में कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसकी नीयत में अब भी खोट है, बस उसके तौर तरीके बदले हैं। अफगानिस्तान सरकार में एक से बढ़कर एक आतंकी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकी का तमगा मिला हुआ है और जिन पर इनाम भी रखे गए हैं। इन्हीं में से एक है मुल्ला याकूब, जिसे अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बनाया गया है। मुल्ला याकूब के ताल्लुकात पाकिस्तान के उन आतंकी संगठनों से हैं जिनसे उसके पिता मुल्ला उमर के करीबी रिश्ते हैं, जो भारतीय विमान के अपहरण में शामिल थे, और इस साजिश को आईएसआई के इशारे पर अंजाम दिया गया था। तब 1999 में हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान को काठमांडू से अगवा कर लिया था, जिसे अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कांधार ले गए थे। इस विमान को देवी शरण उड़ा रहे थे, यानी पायलट थे देवी शरण। उस वक्त को याद करते हुए देवी शरण क्या कहते हैं, जरा पायलट को सुनिए। पहली बार उस विमान के पायलट को आप टीवी पर सुनने जा रहे हैं, सुनिए जरा। They are same, like with one rocket launcher, one gun, sitting in the open jeep, and there is I don't find any difference. It looks like 20 years have been washed away, and the same time, like we have seen whatever we have seen in Kandahar around my aircraft. तो आप सुन रहे थे देवी शरण को, जो कंधार में विमान हाईजैक हुआ था उस विमान के पायलट थे। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस विमान को अगवा किया गया था, तब उस विमान में 179 यात्री सवार थे। विमान में 11 क्रू मेंबर भी थे। काठमांडू से विमान को अफगानिस्तान ले जाया गया और कंधार एयरपोर्ट पर उतारा गया। उसके फौरन बाद हथियारों से लैस तालिबानियों ने विमान को घेर लिया था, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कंट्रोल कर रही थी। मतलब यह कि विमान को अगवा करने वाले आतंकी और विमान को घेर कर खड़े तालिबानी, दोनों को आईएसआई कंट्रोल कर रहा था।
There was a close connection. They knew who have hijacked and those Talibani people in Kandahar. And when we reached over there, and they could recognize them, each other, whatever, like who has brought this aircraft here. So there was definitely a connection between the hijackers and the people who were that time controlling Taliban, and that's why we were kept 7 days over there, because they had completely say from that government. दरअसल इंडियन एयरलाइंस के इस विमान को हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने अगवा किया था और अपने साथी आतंकियों को रिहा करने की मांग की थी और यह धमकी दी थी कि अगर उनके 36 साथियों को छोड़ा नहीं गया तो विमान के यात्रियों की हत्या कर दी जाएगी। इन आतंकियों ने एक महिला यात्री की भी हत्या कर दी थी। इसी के बाद भारत सरकार ने कुछ आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया और जिन्हें कंधार ले जाकर छोड़ा गया। इस विमान के पायलट देवी शरण बताते हैं कि तालिबानियों में भारतीय यात्रियों को लेकर नफरत साफ नजर आ रही थी और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। The kind of hate they had in their eyes for us. When I landed over there in Kandahar, after landing on the runway only, we stopped the aeroplane, and immediately one jeep carrying 6 or 7 Kabalis with rocket launchers and arms and all. So the way they came and the way they had a smile on their face, a lot of arms and ammunition were added in the cockpit. So definitely that arms and ammunition came from ground only. So connection was there between Taliban, between our hijackers. पायलट ने एक बात बिल्कुल साफ कही कि जिन्होंने विमान हाईजैक किया था, यानी भारत का विमान को बंधक बनाकर कंधार ले गए थे, उनमें और तालिबानियों में गहरा रिश्ता था। यही और इसी बात का डर अब भारत को है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आज की है कि ब्रिक्स में तालिबान पर प्रहार हुआ है। साफ साफ पुतिन ने चेतावनी दी है बाकायदा तालिबान को और इशारों में चीन को भी आगाह कर दिया है पुतिन ने। आइए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ब्रिक्स में कौन कौन से नेता मिले, दुनिया के कौन से नेता आज तालिबान पर बेशक इशारों में बात हुई। इनमें आपको सबसे पहले बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल थे। बैठक में भारत ने आतंकवाद से मिलकर लड़े, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ब्रिक्स की बैठक में कौन कौन थे देखिए। सबसे पहले बी यानी ब्राजील के राष्ट्रपति इस बैठक में शामिल थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बैठक में शामिल थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल थे। इसके अलावा चाइना मूव करेंगे, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस बैठक में शामिल हुए थे और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल थे। तो इन सारे लीडर्स के बीच बात हुई तालिबान को लेकर। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर किसने क्या कहा इस बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और पुतिन ने क्या कहा, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद से मिलकर लड़े। पहली बात। पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने कहा अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया व्लादिमीर पुतिन ने। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन वर्तमान हालात से निपटने के लिए साझा रणनीति बने, यह कहना था शी जिनपिंग का। आइए अब आपको जरा सरल शब्दों में समझा दूं, यह जो ब्रिक्स की बैठक हुई यह है क्या, ब्रिक्स में होता क्या है, क्या भला है। जल्दी से ग्राफिक्स में दिखाऊंगा कि ब्रिक्स दरअसल ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक गठबंधन है, यह है ब्रिक्स। आइए मैं आपको बताता हूं क्या हुआ इस बैठक में। आज 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान, तालिबान और आतंकवाद का मुद्दा यहां छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और इसे संबोधित भी किया। ब्रिक्स देशों के इस वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के सभी देशों को मिलकर आतंकवाद से लड़ने का आह्वान किया, ये जानते हुए कि चीन जैसा देश तालिबान और अफगानिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है और चीन ने तो कल ही तालिबान सरकार को 31 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार
इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। आपको बताऊं कि इस बैठक में अफगानिस्तान, तालिबान और आतंकवाद को लेकर रूस की चिंता भी साफ नजर आई। हालांकि अफगानिस्तान में जब तालिबान ने तख्ता पलट किया तब रूस ने इसका समर्थन किया था। दरअसल रूस ने तालिबान का समर्थन इसलिए किया था ताकि अमेरिका को घेरा जा सके, लेकिन बदले हालात में रूस को यह समझ आ गया कि तालिबान किसी का सगा नहीं है और इनकी वजह से रूस में आतंकवाद का खतरा ज्यादा है। खासतौर से चेचन्या जैसे इलाके में आतंकवाद से प्रभावित हो सकते हैं। तो फिर उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया, लेकिन इस बार भी रूस के निशाने पर अमेरिका ही रहा। आज की ब्रिक्स बैठक में रूस ने अमेरिका की जो बाइडेन सरकार और वहां की सेना को पर निशाने पर लिया। इसके साथ ही तालिबान की सरकार को लेकर चिंता जाहिर की। अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके सहयोगियों की वापसी से नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इससे वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा पर कैसा असर पड़ेगा। अफगानिस्तान को अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। साफ है कि रूस को यह समझ आ गया है कि तालिबान से उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन वो इसे अमेरिका से जोड़कर दुनिया के सामने रख रहा है। वैसे भी रूस कभी अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले खतरे भी उसकी चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे ठीक उलट चीन की चाल है। चीन को भी पता है कि तालिबान उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वो शिनजियांग में उइगर मुसलमानों को भड़का सकता है, लेकिन वो इसे एक अवसर की तरह देखता है। उसे पता है कि वो विरोध भी करे तो अब कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसे में क्यों ना हालात का फायदा उठाया जा सके। आपको बताऊं कि आज ब्रिक्स की बैठक में चीन ने ना तो तालिबान पर कुछ बोला और ना ही आतंकवाद पर, बस आने वाली चुनौतियों को साथ मिलकर लड़ने की बात कही। पिछले 15 सालों में हमने राजनीतिक विश्वास बढ़ाया है और कूटनीतिक बातचीत को बढ़ावा दिया है। हमने एक दूसरे से बातचीत का मजबूत रास्ता निकाला है। चुनौतियों से निपटने के लिए साझा संसाधनों के आधार पर रणनीति बनाएंगे ब्रिक्स में, यह कहा चीन ने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं, चीन की बात हो गई, लेकिन चीन का वसूली प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं। चीन ने कहा कि वो तालिबान पर पैसों की बारिश कर रहा है। खजाना खोल दिया है चीन ने तालिबान के लिए, लेकिन ये जो खजाना खोला है, इस खजाने के पीछे चीन की बड़ी वसूली छिपी है। कैसे चीन आखिर वसूली करेगा तालिबान के ऊपर पैसा लुटाने के बाद, देखिए जरा रिपोर्ट। Mr. President, are you worried that the Taliban will get funding from China? Well, China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. Mr. President, बाइडेन की है चीन की वसूली पर नजर। क्या है तालिबान के साथ चीन का बड़ा खेल? रिश्ते सुधारने के लिए चीन ने की पैसों की बारिश। आतंकी तालिबान पर चीन ने पैसों की बारिश शुरू कर दी है। पहली खेप में $31 मिलियन, यानी अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 2 अरब से ज्यादा रुपए देने का ऐलान किया है। जाहिर है इस मदद के जरिए चीन अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है, हमारी नजर चीन की हर हरकत पर है और चीन और तालिबान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सामंजस्य बिठाने के लिए ड्रैगन पैसों की बारिश कर रहा है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कितना पैसा चीन लुटाने जा रहा है तालिबान पर। देखिए जरा पैसों की बारिश आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कितना पैसा, ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, ये जो आप जिनपिंग से सटे हुए डिजिट्स देख रहे हैं, जिसे आप शायद गिनती भी ना गिन पाए ठीक से, इतना पैसा चीन लुटाने जा रहा है तालिबान पर। तालिबानी सरकार बनते ही चीनी मदद का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, यह है चीनी मदद
और चीनी मदद है 2 अरब रुपए से ज्यादा। 2 अरब से ज्यादा सहायता देने का ऐलान किया है चीन ने। मदद के तहत खाने का सामान भेजेगा चीन। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन, ठंड से बचने का सामान देगा। राजनयिकों के साथ बैठक में चीन ने घोषणा की है। मीटिंग में कई देशों ने राजनयिक मौजूद थे। कई देशों के बैठक में पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान भी मौजूद थे, तजाकिस्तान भी मौजूद था, तुर्कमेनिस्तान के राजनयिक भी मौजूद थे इस बैठक में। लेकिन मैं आपको बताऊं, चीन कुछ देता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि चीन बिना वजह दे। उसके पीछे चीन की एक बड़ी वसूली छिपी है। आइए अब आपको चीन की एक गहरी साजिश बताते हैं। चीन ने तालिबान के लिए खजाना तो खोल दिया, लेकिन आपको बताते हैं कि इस पैसे के खजाने के पीछे चीन की प्लानिंग क्या है, कैसे पैसा तालिबान ने से वसूल करेगा। दरअसल अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार कंगाली से गुजर रही है। चीन पैसों की बारिश करके अफगानिस्तान पर कब्जा चाहता है और इसके लिए वो अफगानिस्तान को उसके बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम से जोड़ना चाहता है और यही ड्रैगन का अफगानिस्तान से वसूली का पूरा प्लान होगा। चीन की नजर अफगानिस्तान की धरती के खजाने पर है। अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन के खनिज संसाधन हैं, जिन पर कब्जा करने के लिए ही ड्रैगन तालिबान के नए अफगानिस्तान में घुसना चाहता है। अफगानिस्तान के सोना, तांबा, लिथियम समेत तमाम रेयर अर्थ के भंडार हैं अफगानिस्तान में। अगर सिर्फ लिथियम की बात करें तो अफगानिस्तान के पास इतना लिथियम है कि वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकता है। नूरिस्तान प्रांत में लिथियम का खासा भंडार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसजीएस ने अफगानिस्तान के 24 इलाकों की पहचान की है जहां पर खनिजों का भंडार है। अगर तांबे की बात करें तो करीब अफगानिस्तान में 5.77 करोड़ मीट्रिक टन भंडार हो सकता है, जिसकी कीमत मौजूदा हिसाब से 516 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। तो यह है चीन का वसूली प्लान। फिलहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।